ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में अपन अब चर्चा करने वाले हैं। तो उसको चर्चा करने से पहले सबसे पहले अपन वेक्टर स्पेस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज वेक्टर स्पेस? व्हाट इज वेक्टर स्पेस? ये वेक्टर स्पेस क्या होता है? ये वेक्टर स्पेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आपने पढ़ा था, और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स होती है, कोई भी मैट्रिक्स होती है, तो उसकी आइगन वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हो बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का यूज करके आप लैम्डा की वैल्यू विच इज आइगन वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हो। आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद में आप उसके उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर आइगन वेक्टर आपने कैलकुलेट किया। अब ध्यान से सुनना, आइगन वेक्टर आप कैलकुलेट करते हो तो आइगन वेक्टर को लिखने का एक तरीका है, सेट ऑफ वेक्टर्स को अपन कहते हैं वेक्टर स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट, वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस क्या होता है? डेफिनेशन अगर देखें तो सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स को अपन कहते हैं वेक्टर स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई 2x2 मैट्रिक्स है, उसकी दो आइगन वैल्यूज आपके पास में। जैसे फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 आइगन वैल्यू आई, उस लैम्डा 1 पे आपको x1 आइगन वेक्टर मिला। अब x1 आइगन वेक्टर क्या होता है? मान लेते हैं x1 आइगन वेक्टर है आपका a1 b1 और c1, और एक और आइगन वैल्यू है आपके पास में लैम्डा 2, और इस लैम्डा 2 पे आपको इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिला x2, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिला आपको x2, और वो क्या है आपका a2 b2 एंड c2। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर हो रही। अब इस x1 को इस तरीके से लिखने की जगह आप सीधा कैसे लिख सकते हो? इसको सीधा आप कैपिटल X1 लिख सकते हो, इसको अपन वेक्टर ही बोलेंगे, और यहां पर जो x2 है उसको आप सीधा x2 लिख सकते हो। तो x1 x2 आप सीधा लिख सकते हो। अब ये वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल V से, कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते हैं अपन इस तरीके से x1 x2। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अपन रिप्रेजेंट करते हैं इन आइगन वेक्टर्स को थ्रू वेक्टर स्पेस, जो होता है सेट ऑफ वेक्टर्स। इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया, मतलब ये V क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से अपन समझने की कोशिश करें तो यहां पर ये V लिखने का मतलब क्या हुआ? ये V लिखने का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में समझते हैं। इस V को आप इस तरीके से लिखते हो V, ये जो V है V इज इक्वल टू नथिंग बट x1 कितना है? a1 b1 c1। x1 कितना है? a1 b1 c1। x2 कितना है? a2 b2 c2। तो यहां लिखोगे आप a2 b2 c2। तो ये क्या हो जाता है? दिस इज योर वेक्टर स्पेस। क्या चीजें क्लियर है? तो इस रिप्रेजेंटेशन को अपन इस तरीके से लिखा करते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें अपन ने कर ली, व्हाट इज वेक्टर स्पेस। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब चीजें और समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो देयर आर टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस। अगर मैं टाइप से जाऊं, देयर आर टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस। पहले टाइप 1 पे जाते हैं, पहले टाइप 1 पे जाते हैं। टाइप 1 क्या है भाई साहब? टाइप 1 क्या है? वी आर स्क्वायर। अब वी आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी वेक्टर स्पेस है, आपका जो भी वेक्टर स्पेस है वो किस फॉर्म में? एक्स वाई की फॉर्म में। मतलब यहां पर एक्स आएगा और यहां पर y आएगा। रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है एक्स वाई के फॉर्म में। अब यहां पर क्या बोलोगे? वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एंड y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। जैसे अगर इसको मैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो v, अगर मैंने उसको r स्क्वायर बोला है, तो r स्क्वायर बोला तो आप क्या करोगे? एग्जाम्पल की फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन क्या बोलेंगे? हाँ या ना? 1,2, ध्यान देखना, 1,2, या फिर अपन क्या बोलेंगे? 3,4। अब ये 1,2, 3,4 एक्चुअली में क्या है? ये 1,2, 3,4 एक्चुअली में क्या है? ये आपका है x1 और ये आपका है x2। क्या चीजें क्लियर है? तो अपन इस चीज को ऐसा भी बोल सकते हैं, v करस्पॉन्ड टू क्या हो गया?
यहां पर कैसे लिखा था अपन ने x1 x2, वैसे ही आप यहां पर लिखते हो x1 x2। क्या चीज है क्लियर? तो ये एक टाइप 1 है जहां पर आर स्क्वायर। अब एक टाइप 2 देखते हैं। अब अपन यहां पर टाइप 2 देखते हैं, तो टाइप 2 और अच्छे समझ में आएगा कि टाइप 2 क्या हो जाएगा। टाइप 2 का मतलब अगर आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आ गया, अगर यहां पर आर स्क्वायर की जगह मान लो आपके पास में आर क्यूब आ गया, आर स्क्वायर की जगह आपके सामने टाइप 2 के अंदर, टाइप 2 के अंदर आपके सामने आर क्यूब आ गया, मतलब v बिलोंग्स टू आर क्यूब। अब आर क्यूब आ गया तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन x y z से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन x y z से, वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, है ना, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एंड z बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। रिप्रेजेंट करने का तरीका एग्जांपल के तौर पे, मतलब v बिलोंग्स टू आर क्यूब। अगर v बिलोंग्स टू आर क्यूब आ चुका है, अगर v बिलोंग्स टू आर क्यूब आ चुका है तो इसको आप कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, ठीक है। या फिर अपन ने बोल दिया, आगे अपन ने बोल दिया -1, 0, -1, -1, -1, या फिर अपन ने बोल दिया 1, 1, 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ, ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट योर x1 वेक्टर, दिस इज योर x2 वेक्टर एंड दिस इज योर x3 वेक्टर। तो व्हाट इज वेक्टर स्पेस? सेट ऑफ वेक्टर्स वी कॉल वेक्टर स्पेस। तो यहां पर आप लिखना चाहो, तो ये v क्या हो जाएगा? ये v किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज नथिंग बट x1, x2 एंड x3। क्या चीजें क्लियर? तो भैया या तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, या 2 वेक्टर्स आपको मिले, यहां पर आपको 3 वेक्टर मिले, ऐसे 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। तो एक जनरलाइज, अगर मैं जनरलाइज देखना चाहता हूं तो जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा? अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म देखना चाहता हूं तो व्हाट इज माय जनरलाइज्ड फॉर्म? कि भैया कोई भी वेक्टर स्पेस को आप कैसे लिख सकते हो? कोई भी वेक्टर स्पेस को आप लिख सकते हो r की पावर n। कोई भी वेक्टर स्पेस को आप लिख सकते हो r की पावर n, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? r की पावर n विच इज नथिंग बट x1, x2, x3, xn तक। क्या चीजें क्लियर है? क्या यहां तक चीज क्लियर है? अब यहां पर क्या हो गया भाई? यहां पर क्या हो गया? इस पूरे को अपन ने क्या बोला? अगर नाम जानना चाहते हो तो इस पूरे को अपन ने क्या बोला? दिस होल इज नथिंग बट a वेक्टर स्पेस। दिस होल इज नथिंग बट अ वेक्टर स्पेस। और ये जो r की पावर n है, ये जो r की पावर n है, इसको कह देंगे सेट ऑफ n डायमेंशनल रियल नंबर। दिस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ n डायमेंशनल, सेट ऑफ n डायमेंशनल रियल नंबर्स, सेट ऑफ n डायमेंशनल रियल नंबर्स। चलो यहां तक चीजें क्लियर है। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो भाई और क्या बोलेंगे इसको? अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहां क्या हो जाएगा भैया? अगर मैं बोलूं आपको r की पावर n, तो n क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर r की पावर n बोले तो n क्या रिप्रेजेंट करता है कि भैया कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है? n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, मतलब n रिप्रेजेंट करता है डायमेंशंस को, मतलब कितने डायमेंशन तक ये खुल रहा है। n रिप्रेजेंट करता है डायमेंशंस को, और यहां पर अगर मैं r को बोलूं तो व्हाट रिप्रेजेंट्स r? r रिप्रेजेंट नथिंग बट अ रियल, r रिप्रेजेंट रियल को करता है। बहुत बढ़िया। अगर ये छोटी मोटी बात आपको समझ में आ चुकी है तो आगे आप लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट को बहुत इजीली समझ जाएंगे। चलो अब हेडिंग डालो लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, जिसको पूरे लेक्चर में मैं L.D से रिप्रेजेंट करूंगा। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली independent,
जिसको मैं एल डॉट आई से पूरे लेक्चर में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो यहां तक अपने को चीजें क्लियर होती है। अब अपन देखेंगे होता क्या है यहाँ पर। चलो, इसके दो मेथड है, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होंगे। अगर आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो उसका एक तरीका है, अगर आपके पास में नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आया उसका एक तरीका है। तो मेथड वन देखते हैं जो जनरल तरीका है। मेथड वन देखेंगे सबसे पहले, जो एक जनरलाइज तरीका जहां पर आपको नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। तो मेथड वन को देखेंगे। मेथड वन क्या बोलता है? मेथड वन आपको क्या बोलता है कि भाई साहब, पहले कोई भी मैट्रिक्स ए हो, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी आप रैंक निकालो, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी आप रैंक निकालो। तो यू हैव टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, वी हैव टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ये इक्वल हो गया, अगर ये इक्वल हो गया नंबर ऑफ वेक्टर्स के, अगर ये इक्वल हो गया नंबर, अगर ये इक्वल हो गया नंबर ऑफ वेक्टर्स के, अरे जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक इक्वल हो गई नंबर ऑफ वेक्टर्स के, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलेंगे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो गया नंबर ऑफ वेक्टर्स के, अगर ये इक्वल हो गया नंबर ऑफ वेक्टर्स के, तो इसको बोलेंगे अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। रैंक निकालना हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैंक निकालो, नंबर ऑफ वेक्टर्स आपको पता ही होंगे कि भैया कितनी आइगन वैल्यूज पे कितने आइगन वेक्टर आएंगे, काउंट कर लो नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल रैंक आ गई तो आप बोलोगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये रैंक ऑफ ए, मतलब जो भी ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक अगर लेस हो गई, अगर ये लेस हो गई नंबर ऑफ वेक्टर्स से, अगर ये लेस हो गई नंबर ऑफ वेक्टर्स से, अगर ये लेस हो गई नंबर ऑफ वेक्टर्स से, तो उसको बोलेंगे अपन लीनियरली डिपेंडेंट। क्या चीजें क्लियर? अगर यहां तक बात क्लियर होती तो बहुत ही शानदार, इसको डाल दो आप डब्बे में। ठीक है, ये चीज क्लियर होती है तो बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज है, मेथड नंबर वन। ठीक है, अब चलते अपन मेथड नंबर टू पे। अब चलते अपन मेथड नंबर टू पे, जो जनरली क्वेश्चंस इसी मेथड से आते हैं। जनरली आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से दी जाती है, जनरल मतलब 60% बोल सकते हो मेथड नंबर टू से क्वेश्चन आते हैं और 40% मेथड नंबर वन से क्वेश्चन आते हैं। तो मेथड नंबर वन तो देख लिया था, अब अपन देखेंगे मेथड नंबर टू। अब अपन देखेंगे मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू क्या होती है? मेथड नंबर वन अप्लाई कब होता है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में, है ना। मेथड नंबर वन अप्लाई होगा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, जनरल मेथड बोलते, चलो नॉन स्क्वायर क्या बोले, इसको बोलते हैं अपन जनरल मैट्रिक्स। जनरल, और वो स्क्वायर हो नॉन स्क्वायर हो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों में अप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर में भी अप्लाई होगा और नॉन स्क्वायर में भी अप्लाई होगा। पर मेथड नंबर टू पर्टिकुलरली किस में अप्लाई होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। पर्टिकुलरली किस में अप्लाई होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है भाई? सिंपल लॉजिक है, आपको कुछ नहीं करना। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है, जो भी मैट्रिक्स ए है उसका आप ढूंढो डिटर्मिनेंट, जो भी मैट्रिक्स ए है उसका आप ढूंढो डिटर्मिनेंट। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको क्या बोलते हो आप? लीनियरली इंडिपेंडेंट, है या ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आया तो इसको बोलोगे आप, अगर ये इक्वल टू जीरो आया तो इसको बोलोगे आप लीनियरली डिपेंडेंट। खत्म, बस इतना से याद रखना है। देखा जाए तो यहीं पर ही पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है आपका। मेथड नंबर वन कब यूज करेंगे? जनरल मैट्रिक्स आ गए, जैसे 3x4 आ गई या 3x2 आ गई, ऐसी कोई मैट्रिक्स आ गई तो मेथड नंबर वन यूज करेंगे। मेथड नंबर टू कब यूज करेंगे? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई लाइक 2x2 3x3, तो वहां यूज करेंगे अपन ये वाला मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटरमिनेंट निकालना हमारे रग में बसा है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालो, इक्वल टू जीरो लीनियर डिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ध्यान रखो मेरी बात। हाँ भैया, याद कैसे करेंगे इस चीज को? देखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आदमी हमेशा इंटेलिजेंट होता है, इंडिपेंडेंट आदमी हमेशा इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट होता है तो भाई साहब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट
मतलब डिटरमाइंड है, याद करने का तरीका है, किसी भी अपने फॉर्म में याद करो, मेरा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो डिटरमाइंड है तो वो जीरो नहीं है, वो आदमी जीरो नहीं, तो क्या हो गया इनडिपेंडेंट, तो जीरो नहीं है भैया, डिपेंडेंट है तो जीरो है, डिपेंडेंट है तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, इनडिपेंडेंट है तो भैया जीरो नहीं है। ये तो हो गया यहां पर। अगर यहां देखेंगे याद करने का तरीका कि भैया रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए को आप बोलेंगे इक्वल टू ए नंबर ऑफ वेक्टर्स के, मतलब रैंक बराबर है, रैंक बढ़िया है, रैंक ठीक है, रैंक अच्छी है तो क्या बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैंक कम है, रैंक ऑफ ए लेस हुआ ना, रैंक कम है, रैंक कम कब आती है, रैंक कम तभी आएगी जब डिपेंडेंट होगा किसी पे, किसी पे डिपेंडेंट होगा तो रैंक कम ही आएगी, वरना तो रैंक ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट में रैंक कम आएगी, रैंक ऑफ ए कम है तो क्या बोलोगे लीनियर डिपेंडेंट, कम रैंक है, डिपेंडेंट इसलिए कम रैंक है, इंडिपेंडेंट है तो रैंक कोई दिक्कत नहीं। तो याद करने का तरीका आपको मिल गया रैंक ऑफ ए, ये मेथड नंबर 1 जो रैंक से निकलेगा। मेथड नंबर 2 अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप डिटरमिनेंट से कैलकुलेट कर लोगे। चलो यार यहां तक चीज क्लियर है, आप क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बात है कि बोला भैया सीधा आपको वेक्टर दे दिया, कोई जरूरत नहीं है आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर निकालने की, ठीक है, सीधा आपको वेक्टर दे दिया, ये बोल दिया आपको x1 वेक्टर, ये बोल दिया आपको x2 वेक्टर और ये बोल दिया आपको x3 वेक्टर। अब ये ट्रांसपोज दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज हटाएंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएंगे तीनों। तो कैलकुलेट लैम्डा, आपको क्या बोला है कैलकुलेट लैम्डा, आपको क्या बोला है कैलकुलेट लैम्डा सच दैट above vector are linearly independent, such that above vectors are linearly independent। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे मैट्रिक्स बना दो A, या V मैट्रिक्स भी बना सकते थे पर अपन मैट्रिक्स बनाएंगे A मैट्रिक्स ऐसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है A मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 x3, और इसको कैसा लिख सकते हैं पूरा पूरा x1 कितना है 1 - 2 लैम्डा, हाँ या ना, और ट्रांसपोज है तो x1 कितना होगा, x1 एक्चुअली क्या है, x1 इज नथिंग बट अ कॉलम मैट्रिक्स, तो यहाँ आएगी 1 - 2 लैम्डा। क्या बात क्लियर है, x2 इज नथिंग बट 2 - 1 5, 2 - 1 5, एंड x3 इज नथिंग बट 3 - 1 7 लैम्डा, 3 - 5 7 लैम्डा। क्या चीज क्लियर, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए लैम्डा निकालना है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स के लिए, डिपेंडेंट मतलब जीरो, मतलब लीनियर डिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू जीरो करेंगे। जब डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू जीरो करेंगे वहां से अपने को लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है अपन डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा व्हाट 1 2 3, यही ए मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट 1 2 3 -2 - 1 -5 -2 -1 -5 लैम्डा 5 7 लैम्डा, लैम्डा 5 7 लैम्डा, डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करेंगे फॉर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने लगा तो कैलकुलेट करते हैं 1, हाँ भैया -7 लैम्डा प्लस 25, आगे बढ़े 2 के ऊपर नेगेटिव है तो -2। अरे ये तरीका होता है ना डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का, अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं प्लस माइनस प्लस, 2 के ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, आगे क्या आएगा ये हटा कॉलम ये हटा रो, 7 × -2 मतलब -14 लैम्डा, -14 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, -14 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा। क्या यहां तक चीजें क्लियर, अगर यहां तक चीजें क्लियर है और एक्सपेंड करेंगे तो +3, क्योंकि 3 के ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, ये कॉलम हटा ये रो हटा, -10 5 × -2 -10 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा, तो मतलब प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक चीजें क्लियर, अगर मैं इसको फर्दर रिजॉल्व करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर दो -7 लैम्डा प्लस 25, 14 × 2 इज
इसको सीधा ही कर दो ना, -14 + 5, -14 + 5 इज -9, -9 × 2 इज +18, -9 × -2 इज +18 लैम्डा, और माइनस ये हो जाएगा -30 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा लैम्डा अलग कैलकुलेट कर दो, 18 19 20 21, 21 - 7 इज 14 लैम्डा, ठीक है। 25 - 30 इज -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा इज नथिंग बट 5/14 इज माय करेक्ट आंसर। दिस इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस लैम्डा इज इक्वल टू 5/4 पे ये जो वेक्टर्स है मेरे, these vectors are linearly dependent। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला, चेक वेदर द वेक्टर x1, ध्यान से देखिए, चेक वेदर द वेक्टर x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। पहले क्या बोला था, लीनियरली डिपेंडेंट, अब भी बोला क्या, लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है, डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है, चेक करो। चेक करने का तरीका, चेक करने का तरीका वही रहेगा। अगर सॉल्यूशन में जाऊं मैं तो चेक करने का तरीका क्या है भैया, ए मैट्रिक्स बना दो, यही x1 x2 x3 में। हाँ भैया x1 कितना है, ट्रांसपोज बोला तो ऑब्वियसली कॉलम मैट्रिक्स से x1 कितना है 0 0 1, x2 कितना है 0 1 0, x3 कितना है 1 0 0। चीजें क्लियर। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ढूंढते हो, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ढूंढते हो तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0। हाँ भैया, क्या रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूं तो कितना हो जाएगा ये, अगर रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा प्लस माइनस प्लस, ठीक, तो ये हो जाएगा +1, ये हटा 0 × 0 0 -1 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1। तो यहां से क्या चीज समझ में आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया तो यहां क्या बोलूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब इंडिपेंडेंट, तो क्या बोलूंगा, इट इज नथिंग बट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो इस टाइप के 4 ऑप्शन में भी सवाल आ जाते हैं, आपको वेक्टर्स दे दिए, बोल देगा लीनियर डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, या कुछ और 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। थर्ड क्वेश्चन बोला है चेक वेदर द वेक्टर्स दिस एंड दिस, 2 वेक्टर दिए x1 x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यहां पर भी चेक करना है तो कर लेते चेक, तो इसको चेक कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ो, कैसे चेक करेंगे इधर, अब इधर देखो, सुनो फिर से अपन क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बनेंगे। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इज इक्वल्स टू, अब की बार 2 ही वेक्टर्स है x1 x2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ूंगा तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, x1 कितना है 3 1 -4 3 1 -4। इस बार आप देख सकते हैं ट्रांसपोज की फॉर्म में नहीं दिया, क्योंकि वेक्टर्स हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही होती है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में यही तो पढ़ा है, आइगन वैल्यू से जब आइगन वेक्टर निकालते हो तो याद करो वेक्टर हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही होती है। तो कितना हो गया 3 1 -4 2 2 -3, तो ये हो गया 2 2 -3। अब यहां पर आप देखोगे दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर कितनी है 3 रोज है एंड 2 कॉलम है, 3 रोज एंड 2 कॉलम विच इज 3 × 2 मैट्रिक्स हो गई। तो यहां मेथड नंबर 2 फेल हो जाता है, यहां आपका मेथड नंबर 2 फेल हो जाता है। अब यहां पर मैं मेथड नंबर 1 यूज करूंगा। तो रैंक निकालने का तरीका क्या है, अब रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने का तरीका क्या भाई, सिंपल है सर, ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑपरेशन यूज करेंगे तो क्या करने की जीरो कोशिश करूंगा सर, इन एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करता हूं मैं। ऑपरेशन जब भी करता हूं सबसे पहले मैं इन 2 को जीरो करता हूं, फिर मैं इसको जीरो करता हूं, इन 2 को जीरो करूंगा। तो देखो ध्यान से, अब रैंक निकालने के लिए एक शानदार चीज बता देता हूं, रैंक निकालने के लिए एक शानदार चीज बता देता हूं, कैसे करेंगे। मैंने आपको बता रखा है, ध्यान से देखना, मैंने आपको बता रखा है रैंक निकालने के लिए आप कॉलम रोज जो होती है उन रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो। रैंक निकालने के लिए रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा इंटरचेंज कर दिया क्योंकि मेरे को
पहले ही बता रखा रो 1 का जो पहला एलिमेंट होता उधर मेरे को 1 चाहिए, तो ये तो रो 2 में मिल रहा है, तो रो 2 को बना देंगे हम रो 1 और रो 1 को बना देंगे हम रो 2। क्या चीजें क्लियर? ये -4, ये -3। अब मैं ऑपरेशन करूंगा, अब मेरा ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। ऑपरेशन कैसे करूंगा? ध्यान से। हाँ भैया, रो 2 में क्या ऑपरेशन करूंगा? रो 2 में ऑपरेशन करूंगा रो 2 -3 टाइम्स रो 1 एंड रो 4 में ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि मेरे को कहां 0 चाहिए, ध्यान देखना, मेरे को ये सारे एलिमेंट्स 0 चाहिए। तो 3 0 कब बनेगा? जब रो 1 3 होगा, तो 3 -3, तो रो 1 3 कब होगा? जब रो 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 -3 ऐसे 0 बनेगा। अब यहां मेरे को क्या चाहिए? -4 की जगह 0 चाहिए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड कर दूंगा, तो मेरे को यहाँ भी 0 मिल जाएगा। तो यहाँ और यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो रो 4 में ऑपरेशन क्या करूंगा? रो 4 + 4 टाइम्स रो 1। और ऑपरेशन करने का तरीका भी यही है कि भैया रो 2 यूज कर दिया तो अगले में रो 2 यूज नहीं करूंगा, आया ना? यहां तक चीजें क्लियर होती है। जब मैंने ऑपरेशन करा तो मेरे को मैट्रिक्स क्या मिला मेरा? देखो, ऑपरेशन रो 2 एंड रो 4 लिख दिया मैंने, ये रो 3 है। ओके, दिस इज नथिंग बट अ रो 3, दिस इज रो 3। यहां तक चीजें क्लियर? रो 1 रो 2 रो 3, तो यहां रो 3 में क्या ऑपरेशन लगाऊंगा? रो 3 = रो 3 + 4 टाइम्स रो 1। क्या चीजें क्लियर है ना? अब मैट्रिक्स मेरा क्या बन जाएगा? माय मैट्रिक्स विल बी 1 2, ठीक है। अब देखो 3 - 3 0 and 2 - 3 × 2 6, 2 - 6 is -4। चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया। -4 + 4 0, -3 + 4 × 8, -3 + 8 is 8 - 3 is 5। क्या चीजें क्लियर? ये चीज मेरे को क्लियर होती है। आपको मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया है, जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि आखिरी में जैसे पूरी रो 2 रो आपको नजर आ रही है, ध्यान से रखना, ये अपने नोट कॉपी में भी नोट करके लिख लो, बहुत काम की चीज है। अगर आपको 2 रो नजर आ रही है, उसके बाकी सारे एलिमेंट 0, सिर्फ आखिरी के एक एलिमेंट रह गए, आखिरी के एलिमेंट एक रह गए, तो 100% क्या बोल सकते हो? रो 2 इज प्रोपोर्शनल टू रो 3। जब भी रो 2 प्रोपोर्शनल टू रो 3 होती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? आपका रो 3 पूरा 0 हो जाता है। ऐसा होता है, याद कर लो, नोट करके लिख देना। अगर ये मेरी 3 × 3 भी होती ना, बहुत ध्यान सुनना, मान लो 1 2 3, मान लो 1 2 3 0 0 4 0 0 5, ऐसा भी होता तो भी मैं क्या बोलता? रो 2 इज प्रोपोर्शनल टू रो 3। रो 2 इज प्रोपोर्शनल टू रो 3, तो यहां पर क्या बोलूंगा? रो 3 = 0। कभी भी ऐसा कुछ मिल जाए आपको कि बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 है 2 रो के, और बचे हुए सिर्फ 2 रो में एक एलिमेंट है, तो 100% एक रो 0 होती है। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करके भी लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ मैं दे देता हूं, देखो ऑपरेशन भी करके देखो आप। रो 3 में ऑपरेशन करेंगे अपन, क्योंकि अपने को कौन सा? एक ये एलिमेंट 0 चाहिए, तो ये एलिमेंट 0 चाहिए यहाँ पर, तो रो 3 में क्या ऑपरेशन करूंगा? रो 3, ध्यान से देखना, रो 3 में ऑपरेशन करूंगा रो 3 + 5/4 रो 1। अब करो, रो 3 कितना है? रो 3 कितना है? 5 है ना? 5 प्लस रो 3 है 5 + 5/4 इंटू रो 2 है ना, यहाँ पर रो 2 आएगा, ठीक है। रो 3 + 5/4 रो 2। अब रो 2 कितना है? -4। देखो 5 + 5/4 इंटू रो 2 इज -4। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर? अगर यहां पर आप नोटिस करो, 4 से 4 कैंसिल, यहां क्या हो जाएगा? 5 × -1 इज 5 - 5 = 0। हो गया कि नहीं हो गया? 0। ये 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद मेरा मैट्रिक्स क्या बना? 1 2 0 -4, क्योंकि ऑपरेशन रो 3 में हो रहा है, तो रो 1 और रो 2 एग्जैक्टली आ जाएगी। रो 3 क्या हो जाएगा? एक तो 0 था ही, दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो यहां आया 0 0। चीजें क्लियर? अब यहां पर आप रैंक कैसे निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स की अपन रैंक कैसे निकालते हैं?
नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को अपन रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर यहां पर देखो क्या रो 1 नॉन जीरो है, यस सर। अगर यहां पर देखूं क्या रो 2 नॉन जीरो है, यस सर। जब रो 1 रो 2 नॉन जीरो है तो यहां पर आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। क्या चीजें क्लियर? क्या रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आपकी 2 आ चुकी है? हाँ सर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 2 आ चुकी है। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं सर? 2। जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि रैंक लेस होती तो डिपेंडेंट हुआ ना, रैंक इक्वल है नंबर ऑफ वेक्टर के, मतलब बहुत इक्वली पढ़ाई करी है तो क्या हो गया? रैंक इक्वल है। क्या बोलेंगे इसको? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहां पर अपना वो वाला फंडा आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर भी 2 है, रैंक भी 2 है, इज इक्वल टू 2। तो यहां क्या बोला अपन ने? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। यहां क्या बोला? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। क्या चीजें क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। चलो यहां तो कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं फिर अगला। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये वाला क्वेश्चन अपन थोड़ा सा तरीके से देखते हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन में? क्या बोला? Which of the following, I hope क्वेश्चन दिख रहा होगा, which of the following set of vectors is linearly dependent? लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब बताओ पहले तो। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है जिसका जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो। डिपेंडेंट 0, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो। पहला ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 डालेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसको लिखना स्टार्ट करो, इसको लिखना स्टार्ट करो। सीधा सीधा डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखता हूं। हाँ भैया 1 0 1 1 0 1। क्या चीजें क्लियर? ये हो गया 1 0 1। आगे लिखूंगा -1 1 0 एंड 5 -1 2। ठीक। अब एक्सपेंशन हमेशा किसके, अब यार ऑब्वियसली बात है डिटरमिनेंट निकालना है तो एक्सपेंशन किसके अलोंग करते हैं? जान आपको 0 ज्यादा दिखे, 0 का दिख रहा है या तो रो 2 में दिख रहा है, रो 3 में दिख रहा है, कॉलम 1 या कॉलम 2 में। तो एक काम करो, मैं एक्सपेंड करूंगा इसको। ये हो गया प्लस माइनस प्लस। तो मैं कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? आगे बढ़ते हैं। +1 इंटू ये गया कॉलम, ये गया रो, तो 2 इंटू 1 -0 और ये दूसरा 0 है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आएगा +1 ये गया रो, ये गया कॉलम। -1 इंटू -1 1 1 इंटू 5 इज 5 विच इज 1 -5। आगे फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 2 और 1 -5 इज -4। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो आपको फर्दर क्या मिला? आपको क्या मिला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। देख लेना कैलकुलेशन आप एक बार, ठीक है ना। मतलब ये क्या मिला? इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। पर आपको पूछा क्या है? आपको तो ढूंढना है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हटा, ठीक है। अब चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर 2 पे। अब चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 2 पे चलो। इस तरीके से आपको हर एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं। हाँ भैया 1 2 0 1 2 0, क्योंकि भाई साहब वेक्टर हमेशा कॉलम होते हैं, भले ऐसे लिखा हो तो भी आपको कॉलम ही रखने हैं। 1 2 0 1 1 1 2 0 1 डिटरमिनेंट। हाँ या ना? यहां तक चीजें क्लियर है? अब इसको ओपन करो। अब कैसे ओपन करूंगा? सर कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। कॉलम 3 में क्या है? प्लस माइनस प्लस। कॉलम 3 के अलोंग में एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आगे कितना हो जाएगा? 2। ये रो गया, ये कॉलम गया, 2 इंटू 1 -0, ठीक है, प्लस
0 प्लस 1, 1 गया तो 1, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 2 2, 1 माइनस 2। फर्दर कैलकुलेट किया तो 4 माइनस 1, हाँ या ना? क्या चीजें क्लियर है? कैलकुलेशन देख लेना सही की है क्या? ये गया 2 इंटू 1, ठीक है, फिर ये गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और 2 टाइम्स 2 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहां भी क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी कितना हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन 2 भी क्या है आपका? लीनियरली इंडिपेंडेंट। पूछा क्या है आपको? लीनियरली डिपेंडेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हट गया। ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर 3 चेक करना। मैं अब चेक कर रहा हूं ऑप्शन नंबर 4। मैं अब चेक कर रहा हूं ऑप्शन नंबर 4। कैसे चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 4? ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 4 चेक करना है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, माइनस 4 2 माइनस 6, माइनस 4 2 माइनस 6 और 5 माइनस 4 9, 5 माइनस 4 9। ठीक है, चीजें क्लियर? अब यहां पर किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जीरो तो नजर आ नहीं रहा है। चलो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे देखो कोई रो सेम तो नहीं हो रही है। लो यार, ये तो डिटरमिनेंट आप निकाल देना, किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर देना। मैं ऑपरेशन करना चाह रहा हूं, है ना, ऑपरेशन भी आने चाहिए। मैं सिंपल सा एक ऑपरेशन कर रहा हूं, बस एक ऑपरेशन कर रहा हूं। 3 में से 2 को माइनस करो, -1। 3 में से 2 को माइनस करो, -1, और रो 3 में से इसको माइनस कर दो। तो आपको तीन में से 2 माइनस करा तो 1, 2 माइनस 4 6, देखो 1 यहाँ आया 6 एंड -4 -5 -9, अपोजिट साइन में आ तो रहे। सिंपल हो गया ना, एक ऑपरेशन लगाना, काम खत्म। एक ऑपरेशन लगाना है, काम खत्म। क्या ऑपरेशन लगाएंगे? मैं रो 3 में ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 3 में ऐड करूंगा मैं। डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो, किसी को एक्सपेंड करके ऑपरेशन भी सीख लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, रो 3 में मैं ऐड करूंगा क्या? रो 2 माइनस रो 1। रो 3 में ऐड करूंगा मैं रो 2 माइनस, देखो रो 2 माइनस रो 1 कितना हो गया? 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 1 0, हुआ कि नहीं हुआ? 2 माइनस ऑफ -4 मतलब +4, 2 + 4 इज 6। अब इन दोनों को ऐड किया, +6 -6 0, -4 -5 -9, -9 + 9 0। क्या चीजें क्लियर? बस खत्म हो गया। आप इसको लिखोगे वापस तो 2 -4 5, 3 2 -4 3 2 -4 0 0 0, क्योंकि ऑपरेशन अपन रो 3 में ही कर रहे हैं, रो 1 रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो वो डिटरमिनेंट क्या होता है? वो डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, पढ़ा है सबने। अगर ये इक्वल टू 0 है तो यहां क्या बोलूंगा? दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ऑप्शन 4 इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 भी नहीं आएगा, चेक करके देख लेना। खैर एनीवे, चीजें क्लियर? चलो यार, यहां तक चीजें क्लियर, तो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बात बोली है कि which of the following set of vector, which of the following set of vector, ठीक है, इसमें क्या बोली? which of the following set of vectors in R cube। R cube का मतलब तो आपको बताया था, R cube का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें 3 वेक्टर्स हो। यहां पर 3 नजर भी आ रहे हैं हर जगह, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो यहां पर क्या बोला? लीनियरली, यहां पर क्या बोल रहा है? कौन सा? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, हाँ या ना? डिटरमिनेंट आपका होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे पहले।
हाँ डिटर्मिनेंट, हाँ 1 0 0 0 1 0 1 1 0, क्योंकि अपने को लिखना वर्टिकल ही है, अपने को लिखना कॉलम में ही है 1 1 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो एक पूरी पूरी रो जीरो है, एक पूरी की पूरी रो जीरो है, तो क्या बोलेंगे डिटरमिनेंट आपका जीरो होगा। जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। तो भाई साहब आपको ये तो क्लियर होता है, ऑप्शन 1 तो हटा, ऑप्शन 1 का है 1 में और 4 में है ना 1 वाला, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट ढूंढना अपने को। तो आगे बढ़ते हैं 2 पे। अब 2 पे क्या है, फिर से अपन डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे अगले का, कितना हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये शायद अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, ये शायद अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, कहाँ किया है मुझे बस याद नहीं आ रहा, खैर शायद किसी और लेक्चर में किया होगा, मैं भूल जाऊंगा। खैर एनीवे ये अभी कैलकुलेट किया है, इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको क्या कैलकुलेट करना, क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1। क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी हाँ विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, इसको 2 गलत लिख दिया, ऐसे लिखो ये हो जाएगा। तो यहां क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो भैया जो दूसरा है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो भैया ये तो सही है, दूसरा है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तीसरे को चेक करते हैं, अगर मैं थर्ड वाले को चेक करूं तो यहां पर डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 1 1 0। इसको कैलकुलेट करो, थर्ड वाले को कैलकुलेट करोगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0। किसको अलोंग एक्सपेंड करूं, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूं, कॉलम 1 के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है इज इक्वल टू -1। हाँ भैया ये पूरा रो गया, ये पूरा कॉलम गया, 0 इंटू 1 0 -1, -1 इंटू -1 इज 1। अब 1 आ चुका है विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियरली इनडिपेंडेंट। मतलब ये जो थर्ड वाला दिया आपको सेट ऑफ फैक्टर, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आंसर तो आ चुका है क्योंकि सब दो ऑप्शन दिया, 2 and 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट विच इज ऑप्शन 2। 3 and 4 देखते हैं, फोर्थ है कि नहीं, वैसे तो नहीं होगा, ठीक है, फिर भी अपन चेक कर सकते हैं, फोर्थ को चेक करते हैं। फोर्थ में क्या हो गया, डिटरमिनेंट निकालना है, हाँ भैया 0 0 1 0 1 0 0 1 1। क्या मेरी रो 1 पूरी 0 है, रो 1 पूरी 0 तो डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट 0 तो लीनियरली डिपेंडेंट, फोर्थ ऑप्शन हटा, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। आपको इंडिपेंडेंट ढूंढने थे, आपने ढूंढ लिया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट विच इज 2 and 3 आर लीनियरली इनडिपेंडेंट। इजी है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इनडिपेंडेंट। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, the set of all x belongs to real number for which the vector 1x0 1x square 1 and 0 1x 1x square 1 and 0 1x are linearly independent। अब linearly independent का मतलब क्या होता है, linearly independent का मतलब है कि determinant of the, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब चेक कर लेते अपन यहाँ पर चेक कर लेते क्या इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है कि नॉट इक्वल टू 0, या कौन सी कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 होगा इक्वल टू 0 होगा, वो कंडीशन देख लेते हैं। वही तो पूछा, फॉर सेट ऑफ
all x belongs to real number for which the vector this are linearly independent. तो डालते हैं 1, हॉरिजॉन्टल दिया है, वर्टिकल करो 1x 0 0 x स्क्वायर 1 0 1 x, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, along the रो 1 एक्सपेंड कर रहा हूं, along the रो 1 एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड करा, ये हटा x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब x क्यूब माइनस 1, अब ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 1 पे जाओ, ऑप्शन नंबर 1 x को चलो और ढंग से लिखते हैं, मतलब आपको क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1, गॉट इट। यहां तक तो चीजें क्लियर होती है, यहां तक तो अपनी चीजें क्लियर होती है। अब एक एक ऑप्शन पे जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई फर्क पड़ रहा है इससे? कोई फर्क पड़ रहा है उससे? क्यों? x नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x 1 हो सकता है। x 1 होते ही क्या हो जाएगा, यहां पर आप नोटिस करना, एट x इक्वल टू 1 माई डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, मतलब x 1 तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा ना, ये चीज मैच नहीं हो रही, तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। यहां पर बोल रहा है x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हटा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है x बिलोंग्स टू -1, अरे भैया 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, -1 रखेंगे, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 और -1 -2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है -1 नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑप्शन 2 भी हटा। ऑप्शन 3 x 0 नहीं होना चाहिए, 0 पुट करो, फिर डिटरमिनेंट ऑफ a -1, फिर से नॉट इक्वल टू 0, ये ऑप्शन हटा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, ये ऑप्शन गलत बना दिया, ये इक्वल टू 0 ही बोला है क्या, ठीक है, ठीक है, बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ तो सही है ना, फिर तो सही है। x इक्वल टू 0 पे क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यस सर, x इक्वल टू 0 पे डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 है, यस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑप्शन 3 तो अपना सही है, अगर इक्वल टू 0 बोला है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 x इज नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1 पे भी सारी x की वैल्यू, बट x नॉट इक्वल टू 1 पे मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ऑप्शन 4 भी सही है। थोड़ा क्लीशे है ऑप्शंस, इसकी जगह कुछ और दे देते, हाँ ऑब्वियस बात है, x नॉट इक्वल टू 1 में ऑप्शन 3 इंक्लूडेड है, x नॉट इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0 भी इंक्लूडेड है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 3 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, आप एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को एक बार आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इजी है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a मैट्रिक्स की बात हो रही, द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, या मैट्रिक्स लिखा नहीं तो मैट्रिक्स क्यों मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। फॉर विच द वेक्टर 2a0 0a स्क्वायर a एंड 20a आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर वो a मैट्रिक्स बोलता तो क्वेश्चन और शानदार हो जाता, पर ठीक है उसने a बोला है, मतलब a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात, आराम से सॉल्व करेंगे। अब a ऑलरेडी बोल चुका है तो इसको मैं कोई p मैट्रिक्स मान लेता हूं, ठीक है, और उसका डिटरमिनेंट मुझे निकालना है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2a0, अपन को कॉलम में लिखना है 2a0, आगे लिखेंगे 0a स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 0a स्क्वायर 2, और अगला हो जाएगा 20a, अगला हो जाएगा 20a, इसका डिटरमिनेंट मुझे कैलकुलेट करना है, इसका डिटरमिनेंट मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अलोंग दी रो 1 एक्सपेंड कर देते हैं, अलोंग दी रो 1 एक्सपैंड कर देते हैं, 0 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि भाई साहब यहीं पर ही
एक जीरो है, तीनों में एक ही जीरो है, तीनों रो ले लो या तीनों कॉलम ले लो, आपको मैक्सिमम एक ही जीरो मिल रहा है, तो किसी भी अलोंग आप एक्सपेंड इसको कर सकते हो। यहां मैं एक्सपेंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, +2 इंटू ये कॉलम गया, ये रो गया, a इंटू ए क्यूब माइनस 2 इंटू 0 0, ठीक है, ये तो हो गया 0 ऑलरेडी। फिर से +2, फिर से +2, कॉलम गया, रो गया, 2a 2 इंटू ए +2 इंटू 2 इंटू ए माइनस 0 इंटू ए स्क्वायर माइनस 0। चीजें क्लियर? बोला क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है लीनियरली डिपेंडेंट कौन सी ए की वैल्यू पे है। अब डिपेंडेंट की बात करिए तो डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट का मतलब द डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, द डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस 4a इज इक्वल टू 0। क्या चीजें क्लियर है? क्या यहां से मैं 2a कॉमन निकाल सकता हूं? जैसे ही मैंने 2a कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या चीजें क्लियर है? अब यहां से दो चीज निकल के आती है, अब यहां से दो चीज निकल के आती है, या तो मेरी a की वैल्यू 0 हो जाए तो मेरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, या तो a की वैल्यू मेरी 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट मेरा 0 होगा, या फिर a की वैल्यू, या फिर a स्क्वायर की वैल्यू, या फिर a स्क्वायर की वैल्यू मेरी -2 हो जाए, या फिर a स्क्वायर की वैल्यू मेरी -2 हो जाए। या तो a स्क्वायर -2 हो जाएगा, a स्क्वायर -2 हो जाएगा तो क्या डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी? देखो देखो पुट करके, ये इमेजिनरी बनेगा, a स्क्वायर -2 पे क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी? पुट करके देखो आप। हाँ सर, a स्क्वायर -2 हो जाएगा तो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होगी ना, हाँ या ना? या तो a स्क्वायर -2 होना चाहिए या a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। देखते कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखते हैं यहाँ कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। फर्स्ट वाला, a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्यों भाई? a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 में, a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 में तो सब आ गए, -2 भी आ गया, बहुत कुछ आ गया, पर ऐसा बोलेंगे अपन इस चीज को कंफर्म नहीं बोल सकते, मतलब ठीक है, क्यों भैया 0 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, पर a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 पे यहां क्या मिलेगा आपको, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब a स्क्वायर को 0 ना रखे, कुछ भी रख दिया, कुछ भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं पॉसिबल नहीं। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, a बिलोंग्स टू रियल नंबर बट a स्क्वायर इज इक्वल टू -2, यस सर, a स्क्वायर जब -2 हो जाएगा देन इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, a स्क्वायर -2 होगा तो इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। अगर a स्क्वायर -2 होगा तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि मेरे को यहाँ भी मिला कि मेरे को लीनियरली डिपेंडेंट करना है तो डिटरमिनेंट मेरे को 0 करना है। डिटरमिनेंट 0 कब हो रहा है, जब a स्क्वायर को -2 रख रहा हूँ तो मेरे को डिटरमिनेंट 0 मिल रहा है, जो कि मिल भी रहा है इस केस में, हाँ या ना? थर्ड केस में चलते हैं, यहां बोल रहा है a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, a स्क्वायर 0 है तो भैया a भी 0 हुआ, थोड़ा क्लिशे ऑप्शन है बट ठीक है, a स्क्वायर 0 है तो a भी 0 हुआ, तो ऑप्शन 3 भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑप्शन 4 बोल रहा है कि a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, मतलब नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब a स्क्वायर -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी। अब 2 3 4 रखोगे तो मेरा डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ इस कंडीशन से नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 भी हटा। ऑप्शन 3 में भी लीनियर डिपेंडेंट है, पर ऑप्शन 4 में क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देयर आर 2 ऑप्शंस जहां पर आपको लीनियरली डिपेंडेंट मिलेगा। वैसे तो एक ही ऑप्शन में क्लब हो सकता था ये चीज, बट कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन आ रहे थे, 2 में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखो आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर छोटा सा कंसेप्ट है। क्या है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर वो फंडे मत लिखा देना जो आपको सिखा रहा है, यहाँ अलग फंडे लगेंगे। यहाँ क्या लगेंगे, यहाँ अगर नोटिस करोगे
तो लीनियरली इनडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज पे आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। आइगन वैल्यू क्या है, 2 है आइगन वैल्यू, 2 है आइगन वैल्यू, 3 है आइगन वैल्यू। अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूं तो लैम्डा 1 भी मेरा 2 आया, लैम्डा 2 भी मेरा 2 आया, और लैम्डा 3 मेरा 3 आया। अब यह बोलोगे कि भैया लैम्डा, देखो लैम्डा ये रखोगे, ध्यान से सुनना, इन दोनों लैम्डा पे मेरे को एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा, इन दोनों लैम्डा पे मेरे को एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, 2 2 सेम हो गया, आइगन वेक्टर तो मुझे एक ही मिला इंडिपेंडेंट, हाँ या ना। और इस लैम्डा 3 पे मेरे को एक अलग आइगन वेक्टर मिलेगा x2, इस लैम्डा 3 पे मेरे को अलग आइगन वेक्टर मिलेगा x2, इस लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे मेरे को एक आइगन वेक्टर मिला x1, इस लैम्डा इक्वल टू 3 पे मेरे को अलग ही आइगन वेक्टर मिलेगा x2। यहाँ पर एक अलग आइगन वेक्टर मिला लैम्डा 2 पे, और यहाँ लैम्डा 3 पे एक अलग आइगन वेक्टर मिला x2। तो आपके पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने हुए, देयर आर, यहां बोलोगे देयर आर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ये सिंपल इस तरीके से कैलकुलेट करना है, यहां वो सब कैलकुलेशन नहीं लगा, वहां थे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, वो वाली बात, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अपन, कि इस करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू पे आइगन वेक्टर ढूंढो, फिर वो देखो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, फिर चेक करो। खैर ये सब बातें हैं, एनीवे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई। ओके गाइस, तो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहां पर आपका खत्म होता है टॉपिक। थैंक यू सो मच।